हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग फूड और न्यूट्रिशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको साथ में हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, प्लांट न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेशन और साइंस पेडागोजी के हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम गवाए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फूड कंटेन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? तो आंसर विल बी एनर्जी गिविंग फूड्स। ऐसे ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट होते हैं इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि इन्हें खाने के बाद हमारे बॉडी में हमें बहुत सारा एनर्जी फील होता है। और इसको देखिए, इसमें यहाँ भी साइड में दिया गया है कि क्या न्यूट्रिएंट्स इनका रोल होता है हमारे बॉडी में। कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन एंड मिनरल्स भी होता है। तो जिसमें कार्ब्स और फैट क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द बॉडी टू। शरीर के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक होता है? कि हमारे शरीर में जो ग्रोथ होते हैं, रिपेयर्स होते हैं, इनके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ भी समझाया गया है कि प्रोटीन क्या करता है? ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साथ ही आप ये भी समझते चलिए कि विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं। विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बीमारियों से हमें हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इस तरह न्यूट्रिएंट का रोल में कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है। प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है, और विटामिन और मिनरल्स हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ ही हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी इन द डाइट लीड्स टू। आहार में आयरन की कमी से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। यहाँ पे देखिए एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें हर विटामिन और मिनरल की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उनको बीमारियों से हम जो बचें, ऐसे कौन से फूड हैं, जो सोर्सेस हैं जो हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक लिस्ट है उसको समझ लेते हैं। तो विटामिन ए, ये क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी होती है और इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में ऐसे जिनको विटामिन ए की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, रात में उनको दिखता नहीं है, तो इसको रतौंधी बोलते हैं। तो कौन से ऐसे फूड है जिसमें विटामिन से ज्यादा पाए जाते हैं? जैसे कैरेट्स हैं, मिल्क है, ये अच्छे सोर्स है विटामिन ए के। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, इसमें दांतों में जो गम्स होते हैं इनमें खून आने लगता है। तो इन विटामिन सी की जो अच्छे रिसोर्स हैं, फूड हैं, जैसे आंवला है, सिट्रस फूड है, जैसे मौसमी है, कीनू है, क्या सिट्रस फूड होते हैं। तो इसमें विटामिन सी की ज्यादा अधिकता पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, जिसमें क्या होते हैं, बोन बहुत कमजोर कमजोर हो जाते हैं और उनके टूटने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सनलाइट में डेली बैठा करिए 15 से 20 मिनट। तो ये जो सनलाइट है इसका बेस्ट रिसोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। आयरन की कमी से क्या होती है? एनीमिया बीमारी होती है, जिसमें ब्लड बॉडी में बनना कम हो जाता है। तो ऐसे फूड जो कि हेल्प करते हैं आयरन की डिफिशिएंसी को बॉडी में कम करने के लिए, जैसे स्पिनिच है, पालक है, एप्पल है, ये सब अच्छे रिसोर्स हैं आयरन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन, हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो सही कथन पहचाने। तो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सही है। और विषम पोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये भी सही। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। तो इसमें क्लासिफिकेशन हम मोड्स देख लेते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स प्लांट्स अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में अप्रोफिल के हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
देखिए, सिंथेसाइज ओन फूड यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल, सरल कच्चे माल का उपयोग करके ये भोजन बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हेटर्स, हेट्रोज क्या होते हैं, अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो, डिपेंड ऑन द प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर फूड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिरन है, तो हिरन कहीं ना कहीं घास खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है, तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे हम हैं या अदर्स एनिमल्स हैं, ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली पौधों पे डिपेंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन है यहाँ पे सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सब जानते हैं कि सनलाइट वेरी नेसेसरी, वाटर CO2 भी कंज्यूम करते हैं पेड़ पौधे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस इंजन क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण तंत्र में पौधों की जो रसोई होती है, इसमें उन्हें खाना बनाने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं पौधों की रसोई। तो इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो उनका फूड होता है, स्टोर्ड फूड, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पौधों की रसोई होती है, जिसको प्रकाश संश्लेषण तंत्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबिल किसका उदाहरण है, तो अमरबिल क्या होता है, पैरासाइट होता है, जो परजीवी होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, अमरबिल क्या होता है, दूसरे बड़े पौधों पे क्या होता है, चढ़ जाता है। और ये क्या होते हैं, परसाइट वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरे पौधों से रेडीमेड फूड वो क्या करते हैं, सोखते हैं, उससे खाना उससे डायरेक्टली ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या, जो पैरासाइट होते हैं, जो अपने होस्ट प्लांट होते हैं जिसपे डिपेंडेंट होते हैं, उसको ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है होस्ट डिपेंडेंसी एब्जॉर्ब्स रेडीमेड फूड, तैयार भोजन खुद सोखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पीचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट ग्रोज इन सॉइल दैट लैक्स। खटपड़ी पौधा कीड़ों को क्यों फंसाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, ऐसे मिट्टी में बड़े होते हैं जिसमें लैक ऑफ नाइट्रोजन होता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ये कीड़ों को क्या होते हैं, ट्रैप करते हैं और उससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो नाइट्रोजन हंटर हैज क्लोरोफिल फॉर क्रॉप्स व्हाट ईट्स इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। जैसा कि मैंने बताया, इनमें क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। Next question, which mode of nutrition is found in mushroom growing on dead organic matters? मृत कार्बनिक पदार्थों को उगने वाले मशरूम में कौन सा पोष पाया जाता है, मृत में कौन सा पोषण पाया जाता है। तो क्या बोलते हैं, जो मशरूम होते हैं सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, मृत परजीवी। मतलब सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि मरी हुई चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खाना, मरी हुई चीजें जो डेड मटेरियल्स हैं उनसे अपना खाना बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस तरह से नेचर्स रिसाइकल्स एंड पार्टनर्स होते हैं। तो नेचर रिसाइकल का मतलब क्या होता है, कोई मरी हुई चीज है तो गंदगी फैलाएगी, नेचर को गंदा करेगी, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, बीमारियां फैलाएगी, तो उसको क्या करते हैं, एक तरह से रिसाइकल का काम करते हैं। तो उससे वो भोजन ले लेते हैं, इससे नेचर को क्लीन भी हो जाती है, और ये इनका भी पर्पज पूरा हो जाता है। तो मृत पदार्थों पे पाचक रस क्या करते हैं, ये स्रावित करते हैं। फाइनली इस तरह से क्या होता है, ये उस पे सरवाइव करते हैं। तो मृत जीवों पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, अब सिम्बायोसिस भी क्या होता है, ऐसे ये भी समझ लेते हैं। सिम्बायोसिस मतलब सहजीविता, मतलब दो जीव एक एक दूसरे के साथ रहते हैं, जीते हैं, तो क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, जो एल्गी होते हैं और ये फंगी होते हैं, तो क्या होते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक बहुत सारे जो नीड होते हैं एक दूसरे की इस तरह पूरा कर देते हैं और उनका सर्वाइवल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे कैसे लिया गया है कि दो जीव हैं, तो मान लो एक जो क्या होता है, फूड प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या होता है, शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से कि दोनों की रिक्वायरमेंट पूरा हो गई, एक ने भोजन बना दिया, एक ने शेल्टर और वाटर
प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, म्यूचुअल सर्वाइवल जो होता है आपस में पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो मृत जीवों पे डिपेंडेंट होते हैं, वहीं से अपना भोजन लेते हैं। सिम्बायोसिस जब दोनों दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, जिससे उनका म्यूचुअल सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है, तो इसको हम सिम्बायोसिस या सहजीविता बोलते हैं। Next question: which does a boiled and chewed piece of bread not give a blue black color with iodine? उबला और चबाया हुआ ब्रेड आयोडीन के साथ नीला काला रंग क्यों नहीं देता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, हमने बोला था ना कि जो भी स्टार्च का जो भी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हम आयोडीन को सोल्यूशन को डालते हैं तो जो स्टार्च होता है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये उसकी पहचान होती है कि जो फूड है उसमें स्टार्च है। लेकिन क्या होता है, जो सलाइवा होता है, हम जब हम अपने मुंह में खाना डालते हैं तो सलाइवा बनती है। तो सलाइवा क्या होती है, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो जो स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको क्या होता है सिंपल शुगर में जो ये चेंज कर देता है। तो इसलिए जब जब ये टेस्ट किया जाता है, आयोडीन सोल्यूशन को डालते हैं, तो ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है जैसे एमिलेज बोलते हैं, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है। आयोडीन ओनली रिएक्ट्स विद लॉन्ग चेन स्टार्च। आयोडीन उसी के साथ रिएक्ट कर सकता है जिसमें लॉन्ग चेन स्टार्च हो, नॉट सिंपल शुगर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द ऑर्गन टू इट्स सेक्रेशन एंड टारगेट। अंग का उसके स्राव और लक्ष्य से मिलान करें। तो देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव कोर बताया गया है, इसमें लीवर और स्टोमक का बारे में डिस्कशन है। तो पाचन तंत्र, लीवर को हम हिंदी में यकृत और स्टमक को आमाशय बोलते हैं। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस क्रिएट करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट को डिकम्पोज करता है। ठीक है, और ये जो स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, एचसीएल होता है, जो कि क्या होता है एसिडिक होता है, जो कि क्या करता है खाने को ब्रेक डाउन, एसिड खाने को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्पेशली। ठीक है, तो जो स्टमक होता है उसमें एचसीएल होता है, एचसीएल जो होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे क्या है आंसर, क्या होगा कि स्टमक क्या होता है डाइजेस्टिव जूसेज, और जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस होता है जो कि फैट को डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर साल सीटेड यूपीटेड में रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रोमिनेंट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेयर ह्यूमन कैन नॉट, बिकॉज रोमंथी जानवर सेल्यूलोज पचा सकते हैं जबकि मनुष्य नहीं। उसके पीछे रीजंस है कि उनके स्टमक में क्या होता है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होती है जो कि क्या होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, जबकि वो हमारे ह्यूमन के पेट में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम जो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं। तो ग्रास इन रिच इन सेल्यूलोज, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, जो कि ह्यूमन लैक्स द बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। तो ह्यूमन के पेट में वो रिक्वायर्ड जो बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है वो नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट पासेस थ्रू ए रफेज फाइबर रुझान। तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A teacher plans to identify alternate conception, misconception of student in adaptations. Which strategy is best? एक शिक्षक अनुकूलन में छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करना चाहता है, सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? तो देखिए इसमें साइंस पेडागोजी जो होता है वो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टीचर डायग्नोस्टिक टूल किट में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस चीज को टीचर को अवॉइड करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज एमसीक्यू यूज करें, रोट में बच्चों को प्रमोट करें कि आप चीजों को रटें, नहीं नहीं करने, यस नो क्वेश्चंस नहीं करना है। दी हाइट रियल थिंकिंग, इससे क्या होता है कि बच्चे की जो रियल थिंकिंग होती है एनालिसिस करने की वो छुप जाती है। हम एक टीचर को क्या यूज करना चाहिए, पहले तो चीजों को ड्रॉ करें। अनुकूलन के लिए अगर हम टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो रिवील्स हिडन मेंटल मॉडल्स विजुअली। तो क्या होता है जब बच्चा ड्रॉ करता है तो उसके अंदर जो हिडन जो
जो मेंटल मॉडल्स हैं वो उसको हम विजुअली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ड्राइंग इज बेस्ट तरीका। फिर इंटरव्यू, फिर हम बच्चों को से क्या कर रहे हैं, उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं। तो उससे डायरेक्टली चीजों को पूछे, प्रॉप्स द वाई बिहाइंड देयर लॉजिक। तो वो चीज आंसर देते उसके पीछे रीजन क्या है, ये सब पूछे। इस तरह से क्या होता है, आपस में डिस्कशन होती है। फिर एक डायग्नोस्टिक सर्वे करें, नैदानिक सर्वेक्षण में क्या होता है, कैप्चर्स स्पेसिफिक लॉजिक एरर्स। फिर जब हम उसको डायग्नोस्ट करते हैं तो पता चलता कि बच्चे ने क्या लॉजिकल एरर्स की, इस पे कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम डायग्नोस कर पाते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइंग, इंटरव्यू एंड डायग्नोस्टिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, asking students to collect advertisement of cold drinks and analyze their health claims connects। छात्रों से कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों को इकट्ठा करने और उनके स्वास्थ्य दावों का विश्लेषण करने के लिए कहना क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है कि क्लासरूम टू आउटसाइड वर्ल्ड, इस तरह से क्लासरूम को आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ने को वो ये बताता है कि बच्चों को सिर्फ बुकिस नॉलेज तक ही सीमित नहीं रहना है, अपनी जो नॉलेज है उसको बाहरी वर्ड से भी जोड़ना होता है। इसमें हम देख लेते हैं साइंस पेडागोजी, रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, अपने रियल वर्ल्ड को अपने नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो टेक्स्ट बुक साइंस किताबी ज्ञान को जब हम डेली लाइफ एप्लीकेशन से जोड़ते हैं तो क्या इंक्वायरी एक्टिविटी, फिर हम एक्टिविटी भी करें और फिर डेली लाइफ से जोड़ें तो क्या होता है, साइंस लर्निंग मस्ट ट्रांस ट्रांसेंड द फोर वॉल्स। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हो ऑफ द क्लासरूम। विज्ञान सीखना कक्षा की 4 दीवारों से परे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम क्लासरूम में पढ़ के बस चीजों को रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं और रियल लाइफ से खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो चाहिए। हमेशा जो साइंस का जो स्टडी होना चाहिए वो प्रमोट करता है कि बच्चे एक्टिविटी करें, इंक्वायरी करें, ताकि उनकी माइंड में जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो, और जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ें। तो फिर क्या होता है कि बच्चे ऑब्जर्व कर पाएंगे, फिर उस जो नॉलेज बिल्ड करेंगे वो लाइफ टाइम के लिए नॉलेज होगा। अब हम सिंथेसिस देख लेते हैं, यूनिवर्सल फ्लो ऑफ फूड में संश्लेषण भोजन का सार्वभौमिक प्रवाह। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सनलाइट क्या होता है, एनर्जी सोर्स है। सनलाइट के ही वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इंजन क्रिएटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रकाश संश्लेषण। तो मतलब जो फोटोसिंथेसिस इंजन जो कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करता है प्लांट्स में, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फिर जब फूड बनता है तो इसको हार्बिवोर्स खाते हैं। जो हार्बिवोर्स वो होते हैं जो पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं, उनको हार्बिवोर्स बोलते हैं। रोमिनेंट्स होते हैं जैसे ईटिंग प्लांट्स रिलाइंग ऑन रोमन बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे हिरन है। ये सब क्या है, ये मतलब जो पौधों पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। फिर कार्निवोर्स वो होते हैं जो इनको खाते हैं, हार्बिवोर्स को खाते हैं। और ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। जैसे हम ह्यूमन है, ये ओमनिवोर्स, ये वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। कार्निवोर्स का बेस्ट एग्जांपल है लायन। ये क्या होता है, ये डियर को खाता है। तो डायरेक्ट ये क्या है, हार्बिवोर्स को खाने वाले लोग कार्निवोर्स होते हैं। और जो दोनों खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, जैसे हम ह्यूमंस, तो इनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स या फंगी क्या होते हैं, डिकम्पोजिंग डेड मैटर्स एंड रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल। तो जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मृत जीवी, मृत परजीवी जो होते हैं, वो क्या होता है, डेड मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वापस में उसको रिटर्न मिट्टी को कर देते हैं, जैसे कि फंगी हैं यहाँ पे। और ऐसा ये देखिए, और फिर फाइनली क्या, सॉइल सॉइल रूट्स एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, जो सॉइल के जो रूट्स होते हैं वो जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल है जिसमें सनलाइट से स्टार्ट होके क्या होता है, पौधे खाना बनाते, पौधों को हर्बिवोर्स खाते हैं, उसको कार्निवोर्स खाते हैं, फिर ओमनिवोर्स ह्यूमन होते हैं, फिर सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड मैटर्स को क्या डिकम्पोज करते हैं, फाइनली जो भी मिनरल्स हो वो मिट्टी में मिल जाती। इस तरह से पूरा एक सर्किल, एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कोई सजेशंस हैं तो बिल्कुल बताएं। थैंक यू सो मच।